हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। यार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ होंडा CB350 के लेह लद्दाख ट्रिप के बाद रिव्यू। एक तो भाई आप लोगों ने इतनी सारी कमेंट्स वगैरह करी, उसके लिए बहुत थैंक्स यार उस वाली वीडियो पे। और बहुत लोगों ने बोला कि इसका मैं रिव्यू बनाऊँ, तो ये रहा भाई रिव्यू, सब कुछ बताऊँगा। और स्टार्ट करते हैं ये बताने से कि यार लेह लद्दाख जाने के लिए ना मैंने वो बाइक नहीं चूज़ करी जो सबकी फेवरेट है। मैंने चूज़ करी वो बाइक जो मेरे को एक्चुअली रोड से कनेक्टेड फील कराए। 2700 किलोमीटर्स, 7 डेज, 15,000 फीट अबव सी लेवल। ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं है होंडा CB350 का, ये एक मेरी स्टोरी है। ये मेरी वो फीलिंग्स हैं जो मैंने फील करी जोजिला के उबड़ खाबड़ रास्तों पे, कश्मीर की वादियों में, लंबे लंबे स्ट्रेट हाईवेज पे, लेह लद्दाख के वीरान बंजर रेगिस्तान में। तो इस रिव्यू में आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा और इस बाइक ने कैसा परफॉर्म करा इन सब टेरेन्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सिनेमैटिक्स। कैसे लगे भाई सिनेमैटिक्स? मज़ा आ गया ना? ऐसा ही मज़ा भाई तुम्हारे भाई को भी आया जब ये बाइक भाई मेरे को लगे कि गई ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिप्स पे और ऐसी बढ़िया बढ़िया जगहों पे। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं इसकी ना परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आप भाई इसका इंजन देखोगे, लॉन्ग स्ट्रोक 350cc इंजन है, जैसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या मीटियोर 350 में आता है। पर यार डिफरेंस इसमें पता है क्या, किस चीज़ का है कि भाई ये इंजन ना होंडा का है। तो होंडा का इंजन होने के साथ में भाई इसने जो पावर डिलीवरी दी ना, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे ना देखो ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इंजन को ब्लास्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो भाई रॉयल एनफील्ड के इंजन में ये प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी ना पावर ड्रॉप कर जाते हैं। पर भाई इस बाइक में मेरे को वो प्रॉब्लम फील नहीं हुई। भाई इसकी थ्रू आउट द राइड जो है ना, प्लेन्स ले लो या ये दिल्ली ले लो या श्रीनगर ले लो या ये लेह लद्दाख ले लो, तो वहाँ पे भी ना मेरे को इसकी कोई प्रॉब्लम ऐसी फील नहीं हुई। बढ़िया रिस्पॉन्ड करा भाई इस इंजन ने। और एक तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस इंजन के साथ में ये भी है कि लॉन्ग स्ट्रोक है, तो इमीडिएटली आपको ना पावर नहीं देगा, ये पावर देगा स्लोली, जिसकी वजह से क्या है कि आपको ना थोड़ा सा ओवरटेक वगैरह करने में कॉन्फिडेंस ना कम आता है। तो ओवरटेक करने में इंजन की वजह से कॉन्फिडेंस कम आएगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा पावर लैग लगेगा। पावर लैग का मैं आपको ना नेगेटिव्स में भी अच्छे से बताऊँगा, थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा। तो ओवरटेक करने अगर आप जाते हो तो उसमें नेगेटिव हो गया थोड़ा सा कि इंजन की पावर। पॉजिटिव क्या हो गया कि भाई इतनी बढ़िया हैंडलिंग है ना इस बाइक की कि चलो, मतलब मैं ऐसा नेगेटिव नहीं बता रहा, पर अगर आप सुपर मीटियोर का एग्जांपल ले लो, इंजन में उसके भरपूर पावर, पर भाई उसकी हैंडलिंग इतनी बढ़िया नहीं है, तो आपको ना आइडिया नहीं लगता कि कितनी एरिया से आप निकल सकते हो। और उसमें अगर आप भाई निकल रहे हो ना, जैसे ट्रक चल रहा सड़क पर, सिंगल लेन की सड़क है, और आप सुपर मीटियोर पे उसको ओवरटेक करने जाओगे तो आपको ना आइडिया नहीं लग पाएगा कितने टाइम में आपको ब्रेक मारनी है, कैसे आपको कट मारना है। तो वो चीज़ इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया है ना। तो वो हैंडलिंग की वजह से भाई आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो। तो उसमें भाई ओवरटेकिंग वगैरह में परफॉर्मेंस थोड़ी कम पड़ जाती है, पर भाई हैंडलिंग की वजह से इसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब मेरी साइड से। अब वही बात आती है नेक्स्ट कि भाई जब आप ना एकदम चढ़ाई पर चढ़ रहे हो इस बाइक को लेके, तो जैसे भाई हम गए ना, कई सारी चढ़ाई आई थी भाई, जैसे जोजिला पास की चढ़ाई हो गई या नमीकला पास की चढ़ाइयाँ हो गई। तो भाई वैसी चढ़ाइयों पे ना जहाँ पे आसपास में कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन काफ़ी ड्रॉप कर जाती है, उस जगह पे भाई बाइक के इंजन ने बढ़िया परफॉर्म करा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई। और उससे नेक्स्ट आता है भाई इसके ना सस्पेंशन और कंफर्ट की बात। देखो फ्रंट सस्पेंशन जो है ना, उसमें ये कवर तो ज़रूर लगा हुआ है, पर भाई ये कवर ना काफ़ी जगह बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ना इस कवर की वजह से कई जगहों पे मेरे को फील होता था कि भाई सामने से या साइड पे ट्रक से ना पत्थर वत्थर उछल कर आया और वो इस पर लगा है, या मतलब हो सकता है कहीं और भी लगा हो। पर ये स्टाइल थोड़ा सा रेट्रो है और पुराना है, बट भाई इसने काम बढ़िया करा। फ्रंट सस्पेंशन बाइक के एक नंबर है, हाथ वगैरह पे कोई झटका वटका ऐसा फील नहीं होता था मेजर। फिर बात आती है भाई पीछे के सस्पेंशन। अगर आप पीछे के सस्पेंशन देखोगे तो भाई ये ना ऐसा भाई स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है,
और ड्यूल सस्पेंशन है, ये मोनो सस्पेंशन नहीं है। मोनो सस्पेंशन होता है जो बीच में सेंटर में लगा होता है R15 वगैरह में। तो मोनो सस्पेंशन ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप मोड़ते हो ना बाइक को, तो एक सस्पेंशन ज़्यादा दबता है, दूसरा सस्पेंशन थोड़ा कम दबता है, जिसकी वजह से भाई बाइक ना थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल होने की वजह से भाई टर्न लेते 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 एकदम से आपकी फट जाती है कि अरे साला ये क्या हो गया एकदम। तो भाई वैसी दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि इसके सस्पेंशन थोड़े से होंडा ने हार्ड ट्यून करे हैं। पर इसके साथ में ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि जब आप गड्ढे वगैरह या ऑफ रोडिंग सी कर रहे हो जोजिला पास जैसी जगह पर, या लेह लद्दाख की ऑफ रोडिंग पर भी, तो आपको जो है सीटिंग में कोई दिक्कत दे। और वहीं उसके बाद बात आती है भाई इसकी जो सीटिंग है ना, मतलब यार अगर ऐसा आप राइडिंग स्टांस देखोगे ना, एक राइडर का स्टांस ऐसा रहता है इस बाइक को चलाते हुए, तो इतना कंफर्टेबल ये स्टांस है ना। आपकी हाथों की पोजीशन हो गई, आपकी बैक की प्लेसमेंट हो गई, ना आप आगे झुके हो, ना आप ऐसे पीछे लीन होके चला रहे हो हार्ली डेविडसन की तरह, और ना आपके टेल बोन पे प्रेशर आ रहा है, और लेग्स आपके इतने बढ़िया एंगल पे हैं। तो इस सब के साथ में भाई मेरा ये रिव्यू है कि भाई मैंने 12 साल उठ के चल फिर सकूँ, बिल्कुल ऐसे गिरते पड़ते वाली हालत नहीं हो रही थी मेरी। अब भाई सीटिंग के बाद बात आती है भाई इसके ना फ्यूल इकोनॉमी वगैरह की। तो फ्यूल इकोनॉमी की अच्छे से मैं बात करूँगा नेगेटिव्स वाले में, क्योंकि मतलब जो मेरा स्टाइल है चलाने का, या जो मतलब ऐसा आप कह सकते हो जिस तरीके से मैंने इस ट्रिप पे इस बाइक को चलाया, तो उसकी वजह से भाई मैं इसकी बात ना नेगेटिव्स में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। अभी बात करते हैं इसके रेंज की। तो यार अब तो देखो ना, लेह लद्दाख के भाई रास्ते ऐसे तो नहीं रह गए हैं। अब आपको ना लंबा लंबा स्ट्रेच जाना है एक टैंक पे, तो आपको जेरी कैंस लेके जाने पड़े, फ्यूल कैरी करना पड़े। ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ, क्योंकि ना जो सबसे बड़ा भी स्ट्रेच था जो हमने लिया वो मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर था, जो विदाउट फ्यूल वाला सीन था कारगिल से डायरेक्टली लेह लद्दाख का। उसके बीच में भी मतलब कई पेट्रोल पंप आ गए जो चलो चल नहीं रहे थे, पर सीज़न में वो ऑपरेशनल होंगे। उसके बावजूद भी भाई इसमें मैंने टैंक फुल कराया था, और 280 किलोमीटर चलने के बाद में 6 में से 2 सेल बचे थे, तो सिर्फ 4 सेल्स लगे थे। तो आप ऐसे लगा सकते हो यार इसकी रेंज इतनी बढ़िया है ना। थोड़ा इतना बड़ा टैंक नहीं है जैसे GS वगैरह में होता है 20 लीटर 30 लीटर, पर भाई जितना इसका टैंक है ना, डज द जॉब कम्प्लीटली एंड परफेक्टली। और फ्यूल के बाद बात आती है भाई सबसे ज़रूरी एक और चीज़, वो है इसकी ब्रेक्स। तो भाई ब्रेक्स का ऐसा है कि देखो भाई, जिस बंदे ने लॉन्ग राइड्स करी है ना एक नॉर्मल इकोनॉमिकल बाइक्स पे, या फिर भाई रॉयल इनफील्ड वगैरह पे भी कह लो, तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर आप डिसेंड पे जा रहे हो और आप मुड़ रहे हो, तो आप अगली ब्रेक तो लगाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी सड़क भी ख़राब होगी और एकदम टर्न भी होगा, तो आप अगली ब्रेक लगाओगे तो वो स्लिप हो जाएगी, तो आप लगाओगे पिछली ब्रेक। अब पिछली ब्रेक जो है हीट होती 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 इतनी गर्म हो जाती है कि वो लगनी हो जाती है बंद। पर भाई वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं हुई। मतलब जोजिला पास आप ऐसा लगा लो कि टोटल 30 या 40 किलोमीटर्स था, तो जिसमें मतलब 15-20 किलोमीटर चढ़ना, 15-20 किलोमीटर उतरना। वहाँ पे अगर इस बाइक की ब्रेक फेल हो जाती पिछली, तो बहुत दिक्कत आ जाती है। पर भाई लेजिट ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रॉपर पूरी ब्रेक्स वगैरह लग रही थी थ्रू आउट द रूट। और इसकी ब्रेक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म करा हाईवेज़ पे भी ना, तो आप अगर इस बाइक को 100-110 चला रहे हो, उससे ऊपर तो ये बाइक बड़ी मुश्किल से जाती है। नेगेटिव्स में बताऊंगा दोबारा। और अगर आप उस स्पीड पे चला रहे हो, तब भी आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई आप ब्रेक मारो और बाइक जो है बिल्कुल आपके कंट्रोल में भी रहेगी और रुक भी जाएगी। और इसमें एक और फीचर है कि भाई अगर आप इमरजेंसी ब्रेक करते हो ना एकदम से, तो भाई बाइक की हैज़ार्ड लाइट अपने आप ऑन हो जाती हैं। मतलब भाई जर्मन गाड़ियों वाला फीचर है ये, जो जापानीज़ बाइक में आ गया है। अच्छी बात है वैसे तो। थोड़ा लाइट यार इतनी कम हो गई थी, लोगों ने इतना परेशान करा ना, पर कोई नहीं, फ्लैश हमने ऑन कर लिया, बिल्कुल चमकता चमकता दिखूंगा अब मैं। तो भाई अब यहीं इसकी नेक्स्ट बात आती है कि भाई इस पे मतलब देखो भाई, मैं थोड़ा सा लंबा चौड़ा हूँ, तो मेरा वेट है थोड़ा ज़्यादा 105, और जो मेरा बैग भी था, क्योंकि मेरे कपड़े भी भारी हैं, तो भाई बैग का भी वेट था 40-45 से लेके मतलब 50 kg ही लगा लो। क्योंकि भाई आप लेह लद्दाख में बहुत सामान लेके जाते हो। कौन कौन सा सामान लेके जाते हो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप एक बार उसकी वीडियो चेक कर आओ, मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। अब उसके साथ में भाई इसकी मैंने पिछली सीट पे ना सामान लगाया था, तो ये जो साइड के जो माउंट्स हैं ना, तो भाई ये साइड के माउंट्स इतने काम करे ना मेरे लिए, तो वहाँ पे भाई बंजी रोप वगैरह मैं बिल्कुल ऐसे टाई कर देता था कि कहीं हिलता नहीं था बैग। भाई इस सीट पे इतना सॉलिड रहता था ना, मतलब वो उसने मुझे कहीं दिक्कत नहीं दी। उसके साथ साथ एक और उसने फ़ायदा क्या दिया कि भाई मैं यूँ बैठा हूँ, बैग यहाँ बंधा है, और भाई आराम से उसका सहारा भी ले लेता था मैं। मतलब काफ़ी यार प्रेशर हो जाता है कि बैग पे गड्ढों पे भी वो रुका रहे।
उसके बाद भी भाई वो बहुत बढ़िया टिका रहा, कहीं नहीं गया। एक तो ये बड़ी अच्छी लगी मेरे को इस बाइक की बात, क्योंकि इसका ना मतलब सस्पेंशन इस तरीके से बिहेव करता है कि इतने ज़्यादा झटके आते नहीं हैं। जिस अदरवाइज़ झटके आए होते तब तो पता नहीं बैग बचता या कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। तो अब इसके बाद यार अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना इस बाइक की रिलायबिलिटी के बारे में, भाई रिटर्न में भी मैं जो लास्ट अब मतलब कह सकते हो ना 6 दिन इतना ज़्यादा किलोमीटर चलाने के बाद, 2000 किलोमीटर चलाने के बाद लास्ट डे में मैं श्रीनगर से डायरेक्ट आया हूँ इधर, जो 853 किलोमीटर्स था। उसकी वीडियो भी जाके आप देख सकते हो भाई। उसमें भी इस बाइक ने इतना बढ़िया परफॉर्म करा ना, तो भाई होंडा की बाइक होने के नाते भाई रिलायबिलिटी तो इस बाइक के खून में है। और वैसे ही उस पर ये खड़ी भी उतरती है, कोई ख़राबी नहीं है, बहुत बढ़िया चली, मक्खन चली। वापस आने के बाद मैंने सर्विस सेंटर वालों से बात करा कि सर्विस करवाऊँ, वो कह रहे अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, इंजॉय करो और चलाओ, क्योंकि 6000 का जो इंटरवल है 6000 पे ही कराना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़िया कॉन्फिडेंस है यार होंडा को अपनी बाइक पे, और सर्विस सेंटर वालों को भी बस ख़राब ना हो कुछ। अब यहाँ बात करते हैं भाई वैल्यू फॉर मनी, मतलब जितने देखो भाई मैंने पैसे दिए ना इस बाइक के लिए, और जो इस बाइक ने मेरे को फ़न करवाया अभी पहले ही ट्रिप में, भाई बिल्कुल वर्थ इट वाला सीन है, मज़ा आ गया बाइक चलाने में। अब यहाँ क्विकली बात करते हैं भाई नेगेटिव्स के बारे में। तो भाई नेगेटिव्स ना ये मेरे लिए नेगेटिव्स हैं, ये हो सकता है भाई आपके लिए नेगेटिव्स ना हो, आई होप वो नेगेटिव ना हो। तो वो सबसे पहला इसमें नेगेटिव क्या है, वो है कि भाई इसमें ना पीछे आता है ड्यूल शॉकर्स, मोनोशॉक नहीं है। तो वो नेगेटिव लगा लो भाई इस बाइक का भी नहीं है। वो नेगेटिव क्या है कि जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो इस बाइक को, क्लासिक रेट्रो फील में भाई वो मोनोशॉक दे ही नहीं सकते। पर इसमें क्या बात होती है कि अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाह रहे हो, हाईवेज़ वगैरह पे चलाना चाह रहे हो ना, तो एक और टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आपको दोनों शॉकर साइड में मिलते हैं, एक शॉकर सेंटर में भी मिलता है। तो वो अगर इसमें होता तो भाई इसके शॉकर का ना 100 में से 110 नंबर मिल जाते, जो भी अगर मैं 100 में से 90 दूंगा तो। और बहुत ही मतलब यार ढूंढ के मेरे को निकालना पड़ रहा है, और फिर बता पा रहा हूँ मैं इसके नेगेटिव्स, क्योंकि भाई लेजिट इस बाइक में ऐसे कोई भारी ब्लंडर नहीं है या कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है जो मैं पॉइंट करके कहूँ कि वाह ये तो डील ब्रेकर है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसी के साथ बात आती है भाई इसके ना इंजन की। नेगेटिव्स में मैंने बताया था इंजन को काउंट करूँगा। भाई मेरे को आदत है हायाबुसा जैसी बाइक चलाने की, S1000 चलाई है मैंने, Z900 रखी है मैंने, तो मेरे लिए ये बाइक थोड़ी सी स्लो है। बाय स्लो आई मीन ये मीटर पे 120-125 के ऊपर नहीं जा रही थी, और GPS पे मैप लगा रखा था मैंने, उसमें भाई 110-112 से ऊपर नहीं जा रही थी। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को ना थोड़ा आदत है हाई स्पीड पे चलने की, सड़क खाली है, सब कुछ है, बाइक मेरे कंट्रोल में है, सारे वर्टिकल्स मेरे कंट्रोल में है, तो भाई मेरे को आदत है थोड़ा सा तेज़ चलने की। वो चीज़ इस बाइक पे नहीं हुई, तो इसलिए भाई मैं इसको काउंट करूँगा बिल्कुल नेगेटिव में। एक और नेगेटिव क्या है कि भाई ये जो वाइज़र है ना, ये वाइज़र ना होंडा की तरफ से नहीं आता है। होंडा की तरफ से जो वाइज़र आता है वो काफ़ी छोटा आता है। तो अगर मैं ऐसे बैठा हूँ बाइक पे और मैं इसको लिफ्ट करूँगा तो आप देखोगे ना, तो वो वाइज़र यहाँ तक होता है। अब यहाँ तक होने की वजह से वो क्या है कि भाई मेरे को कवर ही नहीं करेगा। बड़ा वाइज़र लगवाने की क्या रीज़न था कि भाई मैं कम से कम पूरा कवर तो हूँ। तो भाई वाइज़र ने बहुत बढ़िया बिहेव करा, बट अगर होंडा की तरफ से होता तो और बढ़िया फिट फिनिश होती। ये होंडा की बाइक में मैंने रॉयल एनफील्ड का वाइज़र लगवा रखा है, तो एक ये बड़ा क्रक्स है। और उसके साथ में भाई एक जो लास्ट बिल्कुल इसमें नेगेटिव आएगा, मैं कहूँगा भाई इसके अलावा तो ना बंदा ढूंढ के भी नेगेटिव नहीं निकाल सकता, वो है भाई इसका काफ़ी बड़ा चीज़, वो है भाई नेगेटिव इसकी एवरेज। तो भाई क्योंकि मेरे को आदत है ना बाइक को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलाने की, पुश करने की, बाइक की मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने की, जिसकी वजह से भाई इस बाइक ने मेरे को एवरेज दिया सिर्फ 28 किलोमीटर्स से 29.5 या 29 लगा लो, 30 भी नहीं दी। तो जनरली लोगों को रॉयल इनफील्ड क्लासिक या मीटियोर जो है ना एवरेज देती है 34, 35, 36 तक का भी, या कम से कम 32, 33। बट भाई ऐसा सीन मेरे साथ नहीं था। लोगों को ये बाइक भी देती है भाई 30-35 का माइलेज, नहीं 33-35 का माइलेज, पर भाई मेरे साथ ऐसा सीन नहीं था। मैंने इसको पूरा खींचा, पूरा भगाया, जिस वजह से थोड़ी सी मेरे को माइलेज कम मिली। तो अब आप देख सकते हो भाई आपकी राइडिंग स्टाइल क्या है, या आपको कैसा कैसा बाइक चलाना पसंद है। मेरे को तो ऐसे ही पसंद है भाई, तो मैंने वैसी चलाई। तो ये थी कंप्लीट पूरी वीडियो। जो पॉइंट आपको वैल्यूएबल लगा कमेंट में बताना, जो आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि बेकार का पॉइंट है यार, वो भी अपने भाई को कमेंट में बताना, अगली बार उस पॉइंट को लेंगे ही नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।